1965 का युद्ध ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये कहानी है भारत के उस जबरदस्त संकल्प की, उस अदम्य साहस की, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि ये देश क्या कर सकता है। ये उस पल की कहानी है जब एक राष्ट्र ने अपने इरादों का लोहा मनवाया। तो आइए इसी दमदार बात से शुरुआत करते हैं। ये उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कहा गया था। और सच कहूं तो यही एक लाइन 1965 के युद्ध की पूरी कहानी बयां कर देती है। एक ऐसे नेता और एक ऐसे देश की कहानी जिससे बहुत कम आंका गया था। सोचिए, साल था 1965। प्रधानमंत्री नेहरू जी के निधन को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। 1962 में चीन से मिली हार का जख्म भी ताज़ा था। ऐसे में पाकिस्तान को लगा, बस यही मौका है। भारत कमज़ोर है, नेतृत्व नया है और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दबाव में आ ही जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसी सोच थी जिसका बहुत जल्द बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला था। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि आखिर पाकिस्तान से इतनी बड़ी भूल हुई कैसे। कैसे उन्होंने भारत के इरादों को इतना गलत आंक लिया, और वो कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने इस बड़े टकराव की जमीन तैयार की। देखिए, युद्ध से ठीक पहले माहौल कैसा बन रहा था। कच्छ के रण में पाकिस्तान की हरकतें और फिर उसके बाद हुआ समझौता, इन सब ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिससे पाकिस्तान का ये यकीन और भी पक्का हो गया कि हाँ, भारत तो दबाव में है। और इसी गलतफहमी के नशे में पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, ऑपरेशन जिब्राल्टर। पर यह दांव बुरी तरह उल्टा पड़ गया। चलिए समझते हैं कि यह प्लान क्या था और ये क्यों फेल हुआ, जिसने एक पूरी जंग को जन्म दे दिया। तो ये ऑपरेशन जिब्राल्टर था क्या? सीधा सा प्लान था। अपने सैनिक भेस बदलकर कश्मीर में भेजो, वहां के लोगों को भड़काओ और एक विद्रोह खड़ा कर दो। उन्हें लगा कि कश्मीरी लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे और कश्मीर बस हाथ में आ जाएगा। लेकिन उनकी ये सोच उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ये प्लान फेल क्यों हुआ? अरे इसकी सबसे बड़ी वजह तो वही गलतफहमी थी। पाकिस्तान सोच रहा था कि कश्मीरी लोग बगावत करेंगे, और हुआ क्या? हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। वहां के लोगों ने ही भारतीय फौज को खबर कर दी कि घुसपैठिए आए हैं, और भारतीय सेना ने भी ऐसा करारा जवाब दिया कि हाजी पीर जैसी जरूरी चोटियों पर तिरंगा लहरा दिया। और अब बात करते हैं इस जंग के उस सबसे जबरदस्त, सबसे रोमांचक हिस्से की। एक ऐसा मोड़ जिसने लड़ाई का नक्शा ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं उन टैंक युद्धों की जिन्हें आज भी याद किया जाता है। ये लड़ाई सही मायनों में एक डेविड और गोलियात की जंग जैसी थी। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान जिसके पास थे अमेरिका के दिए हुए एकदम मॉडर्न नए नवेले पैटर्न टैंक्स, और दूसरी तरफ भारत जिसके पास थे पुराने सेंचुरियन और शर्मन टैंक। कागज पर तो मुकाबला एक तरफा लगता है ना? पर जंग सिर्फ तकनीक से नहीं, जिगरे से लड़ी जाती है। और इस जिगरे का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ एक जगह पर। नाम था असल उत्तर। ये नाम भारतीय सैन्य इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इस लड़ाई का नतीजा इतना जबरदस्त था, इतना निर्णायक, कि खेमकरण सेक्टर का नाम ही पड़ गया पैटर्न नगर। जी हाँ, पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान। ये नाम ही काफी है ये बताने के लिए कि पाकिस्तान के उन मॉडर्न टैंकों का क्या हश्र हुआ होगा। वो भारतीय जांबाजों के सामने सचमुच मिट्टी में मिल गए। और जब भी इस जीत की बात होती है, एक नाम हमेशा याद आता है। एक ऐसा हीरो जिसका शौर्य एक मिसाल बन गया, कंपनी क्वार्टरमास्टर हवलदार अब्दुल हमीद। जरा सोचिए, अपनी एक मामूली सी रिकॉयलेस गन से इस एक अकेले सिपाही ने दुश्मन के कितने टैंक उड़ाए होंगे? एक, दो, नहीं, पूरे 7 पैटर्न टैंक। 7, अपनी जान की परवाह किए बिना। और इसी अदम्य साहस के लिए उन्हें मिला भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान, परमवीर चक्र। तो ये तो थी मैदाने जंग की बहादुरी। लेकिन जंग सिर्फ मैदान पर नहीं, बड़े बड़े दफ्तरों में फैसलों से भी लड़ी जाती है। अब बात करते हैं उस नेतृत्व की, उस लौह आत्मा की, जिसने इस युद्ध का पासा ही पलट दिया। हुआ ये कि पाकिस्तान ने अपना एक और बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। उनका निशाना था अखनूर, और भारत पर दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री शास्त्री ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐतिहासिक फैसला। उन्होंने कहा, जवाब देना है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके दो। लाहौर और सियालकोट की तरफ एक नया मोर्चा खोल दो। और ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। पाकिस्तान पूरी तरह से हिल गया। उन्हें अपनी सबसे तगड़ी बख्तरबंद डिवीजन को खेमकरण से हटाकर अपने शहर लाहौर और सियालकोट बचाने के लिए भेजना पड़ा।
इस एक फैसले ने न सिर्फ अखनूर को बचाया, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये नया भारत किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। तो सवाल उठता है कि इस जंग का असली नतीजा क्या निकला। कागजों पर तो इसे एक ड्रॉ या गतिरोध कहा जाता है, लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? नहीं, इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। चले, इसको ऐसे समझते हैं। मिलिट्री के लिहाज से देखें तो जब युद्ध विराम हुआ, दोनों सेनाएं बराबरी पर थीं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का मकसद क्या था? कश्मीर पर कब्जा करना, वहां विद्रोह भड़काना। क्या वो इसमें कामयाब हुए? बिल्कुल नहीं। और भारत भारत ने क्या साबित किया? भारत ने अपना दमखम, अपनी ताकत और अपनी हिम्मत पूरी दुनिया को दिखा दी। तो भले ही ये मिलिट्री ड्रॉ था, लेकिन स्ट्रैटेजी के लिहाज से ये भारत की एक जबरदस्त जीत थी। आखिरकार सोवियत यूनियन की मध्यस्थता से ताशकंद में एक समझौता हुआ। दोनों देश अपनी पुरानी पोजीशन पर लौट गए। शांति तो हो गई, लेकिन 1965 की जंग एक बात साफ कर चुकी थी: भारत को कमजोर समझने की भूल अब कोई नहीं कर सकता। तो ये हमें आखिरी सवाल पर लाता है। सोचिए, जब एक हमलावर देश अपने किसी भी मकसद में कामयाब ना हो पाए और जिस देश पर हमला हुआ वो ना सिर्फ अपनी जमीन बचा ले, बल्कि दुनिया को अपना लोहा भी मनवा ले, तो क्या ऐसे सैन्य गतिरोध को एक शानदार रणनीतिक जीत नहीं कहना चाहिए?